सुबह मीरा की जैसे ही आंखें खुली, उसे रात में जो कुछ भी हुआ वो सब याद आने लगा। उसने अपने पास देखा तो मधु वहां नहीं थी। वो घबरा कर उठ बैठी। उसने पूरे कमरे में नजरें घुमाकर देखा तो मधु उसे नजर नहीं आई। पर उसका बैग देखकर उसकी जान में जान आ गई। तभी मधु नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। उसे देखकर मीरा मुस्कुरा दी, पर मधु बिना उसकी ओर देखे टॉवल से अपने बाल झाड़ने लगी। मीरा जल्दी से बेड से उठी और उसे साइड से पकड़कर बोली, तू तो रेडी भी हो गई। मैं भी बस 10 मिनट में रेडी होती हूँ। फिर हम दोनों बढ़िया सा नाश्ता करते हैं और फिर शिमला घूमने चलते हैं। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा ने उसके गाल पर किस किया और फिर कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही मधु ने टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और रिसेप्शन पर कॉल की। हेलो, दूसरी ओर से रिसेप्शनिस्ट बोली। मैंने आपको इंदौर के लिए एक टिकट अरेंज करने के लिए कहा था, मधु ने बेड पर बैठते हुए पूछा। तो रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, आई एम सॉरी मैम, आज तो इंदौर के लिए कोई ट्रेन नहीं है। अगर आप कहे तो बस की टिकट बुक कर देती हूँ। बस का नाम सुनते ही मधु उदास होकर बोली, नहीं, मैं बस में ज्यादा देर ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। इंदौर के लिए जो भी पहली ट्रेन हो आप मेरे लिए उसका टिकट अरेंज कर दीजिए। जी मैम। रिसेप्शनिस्ट के इतना कहते ही मधु ने परेशान होकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसके रूम के फोन की बेल बजी। मधु ने तुरंत फोन रिसीव की। हेलो मैम, आज इंदौर के लिए तो नहीं पर भोपाल के लिए ट्रेन है। अगर आप कहे तो मैं आपके लिए टिकट बुक कर देती हूँ, पर हो सकता है कि आपकी सीट कंफर्म ना हो सके, वेटिंग में हो। मधु तुरंत बोली, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। भोपाल से तो मुझे इंदौर के लिए बहुत सी ट्रेनें मिल जाएंगी, आप मेरा। तभी मीरा ने उसके हाथ से फोन छीना और रिसेप्शनिस्ट से बोली, मधु कहीं नहीं जा रही है, इसलिए आपको टिकट बुक करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने रिसीवर नीचे रख दिया। मधु गुस्से में उस पर भड़की, मुझे यहाँ नहीं रहना है मीरा, मुझे आज ही यहाँ से इंदौर के लिए निकलना है। इतना कहकर वो फिर से फोन उठाने लगी तो मीरा उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोली, कहीं नहीं जा रही है तू। मधु ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाया और बोली, प्लीज मीरा, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। झूठ का बोझ उठाकर मैं यहाँ एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दे। ठीक है, अगर तुझे जाना ही है तो चली जा, पर तू अकेली नहीं जाएगी। मैं तुझे यहाँ लेकर आई थी तो मैं ही तुझे तेरे घर छोड़ूंगी, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है, मीरा बोली। मधु ये सुनकर गुस्से में उसकी ओर पीट करके खड़ी हो गई। मीरा उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, अंकल ही कहते हैं ना, किसी की खुशी के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। तो मैंने भी ये झूठ तेरी खुशी के लिए बोला था। जब तू खुश होती है तो मैं तुझसे ज्यादा खुश होती हूँ। तू मेरे लिए मेरे मोम डैड से भी बढ़कर है। तुझसे झूठ बोलते वक्त मुझे सिर्फ तेरी मुस्कान नजर आई और किसी चीज के बारे में मैंने सोचा ही नहीं। अगर फिर भी तुझे लगता है कि मैंने गलत किया है तो आई एम सॉरी। हम आज ही वापस चलते हैं। इतना कहकर वो भी अपना सामान सूटकेस में डालने लगी। मधु कुछ देर वही खड़ी उसे देखती रही, पर फिर वो तैयार होने लगी। मीरा ने अपनी पैकिंग की और वो भी तैयार हो गई। उसके रेडी होते ही मधु ने अपना बैग उठाकर पूछा, चले। मीरा उदास होकर बोली, मैं वापस जाने के लिए टिकट्स अरेंज करती हूँ, तब तक तू नाश्ता कर ले। मैं नाश्ता रूम में ही मंगवा लेती हूँ। इतना कहकर उसने रोते हुए टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया ही था कि तभी मधु ने पूछा, अब क्या गेस्ट हाउस तक जाने के लिए भी टिकट बुक करेगी? ये सुनकर मीरा ने हैरानी से उसे देखा तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, ये होटल बहुत महंगा है, इसलिए हम हमारे फ्रेंड्स के साथ गेस्ट हाउस में रहेंगे। मीरा ने खुशी से उछलते हुए उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मधु उसके आंसू पोंछकर बोली, सिर्फ तेरी खुशी के लिए मैं यहाँ रुक रही हूँ, पर अगर आगे से तूने फिर कभी ऐसा किया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी मीरा, कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस, इस बार पक्का वाला। मीरा अपने दोनों कान पकड़कर बोली। मधु ने उसे गले लगा लिया और फिर उसके गाल को छूकर बोली, मीरा, तेरे लिए मेरी खुशी बहुत मायने रखती है, तो मेरे लिए भी तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए आज मैं यहाँ रुक रही हूँ। पर घर पहुँचते ही हम दोनों माँ और पापा को सच बताएंगे, और अगर सच जानने के बाद वो मुझ पर गुस्सा करे, मुझसे कुछ भी कहे, तो तू चुपचाप सिर्फ सुनेगी, उनसे कोई बहस नहीं करेगी, प्रॉमिस कर, पक्का वाला प्रॉमिस। अब हम नाश्ता करें, मुझे बहुत भूख लग रही है, मीरा बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली। मधु ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया तो मीरा ने तुरंत रिसीवर उठाया और उसने मधु से पूछा, तू क्या खाएगी?
पोहे, जलेबी और हाँ, कचौरी भी। मधु के इतना कहते ही मीरा को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। मधु ने उसे हंसते देखा तो हैरानी से पूछा, अब इसमें हंसने की क्या बात है? मीरा ने हंसते हुए उसके गाल को चूमा और बोली, स्वीट हार्ट, हम इंदौर में नहीं शिमला में हैं। यहाँ इंदौर जैसा नाश्ता मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये सुनकर मधु मुंह बनाकर बोली, मुझे तो हर सुबह यही सब नाश्ते में खाने की आदत है। मीरा मुस्कुरा दी, मधु यहाँ ये सब मिल तो जाएगा पर हमारे इंदौर जैसा टेस्ट नहीं मिलेगा और तुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर कुछ भी ऑर्डर कर दे, मैं खा लूंगी, मधु मुंह बनाकर बोली। दूसरी ओर रोहित करण के रूम में पहुंचा तो वो अभी भी सो रहा था। रोहित उसे उठाते हुए बोला, करण उठ यार, 11 बज रहे हैं। आज तेरे होटल का भूमि पूजन है तो तुझे भी तो टाइम पर पहुंचना होगा ना, चल उठ। करण ने अपने मुंह पर तकिया रखा और बोला, तू काका और महेश के साथ साइड पर पहुंच, मैं आधे घंटे में रेडी होकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, पर प्लीज तू जल्दी आ जाना क्योंकि भूमि पूजन के बाद मुझे कहीं जाना है। इतना कहकर रोहित वहां से चला गया। उसके जाते ही करण ने अपना तकिया हटाया और जोर से चीखा, काका प्लीज जाने से पहले मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी बना दीजिए। तभी काका उसके लिए कॉफी लेकर आए और उसकी ओर बढ़ाकर बोले, छोटे साहब ये आपकी ब्लैक कॉफी। करण उठ बैठा, उसने काका के हाथ से कॉफी ली और उसे पीते हुए पूछा, काका भूमि पूजन की सारी तैयारी हो गई है ना? काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, मैंने खुद सारी तैयारी करवाई है। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजे का है, आप टाइम पर आ जाइएगा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया तो काका फिर से बोले, निकलने से पहले आपका नाश्ता बना देता हूँ, क्या खाएंगे आप? पोहे बना दीजिए, जलेबी तो आपको बनानी आती नहीं है, करण बोला। काका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और चले गए। उनके जाते ही करण हाथ में कॉफी का मग लिए उठ खड़ा हुआ। उसने कॉफी पीते हुए एक हाथ से टेबल पर रखा अपना लैपटॉप ऑन किया और होटल की ब्लूप्रिंट देखने लगा। दूसरी ओर मधु और मीरा अपना बैग लिए गेस्ट हाउस पहुंची। उन्हें देखते ही उनके सारे फ्रेंड्स खुशी से उछल पड़े। सिया मधु को गले लगाकर बोली, अब आएगा शिमला घूमने का मजा। सब मुस्कुराने लगे। विनय ने दोनों के बैग उठाए और उन्हें ले जाते हुए बोला, मैं तुम्हारे बैग रूम में रख कर आता हूँ। इतना कहकर वो बैगस रूम में रखने के लिए चला गया। तभी समीर सबसे बोला, चलो गाइस, हमारी बस रेडी है, चलकर शिमला की सैर करते हैं। सब एक साथ खुशी से उछलने लगे। तभी मधु बोली, हम सबसे पहले बर्फ के पहाड़ देखने चलेंगे। ये सुनते ही सब हंसने लगे। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले बर्फ देखने ही चलते हैं और तुझे उन बर्फ की पहाड़ियों में ही छोड़ आते, फिर तू जी भर के बर्फ की पहाड़ियां देखती रहना, समीर उसे चिढ़ाते हुए बोला। सब एक बार फिर हंसने लगे। मधु चिढ़कर बोली, तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, तो नहीं जाना मुझे तुम सबके साथ। इतना कहकर वो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठ गई। उसे देखकर सबने हंसना बंद कर दिया। सुप्रिया ने आकर उसे साइड से पकड़ा और बोली, अच्छा बाबा सॉरी, अब कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ, अब कोई मधु का मजाक नहीं उड़ाएगा, समझे तुम लोग, मीरा ऊंची आवाज में बोली। पर उसके इतना कहते ही सब फिर से हंसने लगे। मीरा को भी हंसी आ गई। मधु ने पिलो उठाया और चिढ़कर मीरा की ओर फेंक दिया। तभी मधु के फोन की बेल बजने लगी। रोहित, वो हैरानी से बोली। मधु के मुंह से रोहित का नाम सुनकर मीरा तुरंत आकर उसके पास बैठ गई और उसने उसे कॉल रिसीव करने का इशारा किया। मधु ने उसे घूरते हुए कॉल रिसीव की। हेलो। रोहित मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी से बाहर आकर बोला, यार तुम तो शिमला पहुंचकर अपने इस नए दोस्त को भूल ही गई हो। मधु ने मीरा की ओर देखा और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है रोहित, तो फिर बताओ कि तुम इस वक्त शिमला के कौन से खूबसूरत स्पॉट पर हो। मधु ने फिर से मीरा की ओर देखा तो मीरा ने आहिस्ता से विनय से पूछा, हम पहले कहाँ जा रहे हैं? पहले मॉल रोड, फिर रिज और फिर जाखू मंदिर, विनय ने जवाब दिया। तो मधु तुरंत रोहित से बोली, मॉल रोड, हम पहले मॉल रोड जा रहे हैं। रोहित ये सुनकर मुस्कुरा दिया और उसने तुरंत कॉल कट कर दी। जब रोहित की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मधु ने अपना फोन देखा। कॉल कट चुकी थी। क्या हुआ? मीरा ने पूछा। मधु ने उसकी ओर देखकर जवाब दिया, शायद कॉल काट दी उसने। मीरा, ये रोहित व्यास तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? कल ही हमसे मिला है और आज इतना फ्रेंडली हो गया कि मुझे फोन कर रहा है। मुझे ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं है। मधु, तू छोटी छोटी बातों पर परेशान क्यों हो जाती है? वो तुझसे बात करना चाहता है तो तेरे लिए बुरा हो गया। ऐसे तो तुझे कभी कोई लड़का नहीं मिलेगा, बेचारा सिर्फ तुझसे दोस्ती ही तो करना चाहता है।
तभी सुप्रिया बोली, अब उठो यार, रास्ते में झगड़ लेना। चलकर ये खाने पीने का सामान बस में रखो। इतना सुनते ही सब सामान उठाने लगे। दूसरी ओर जिस जमीन पर होटल बनने जा रहा था, वहां पंडित जी बैठे पूजा की तैयारी कर रहे थे और काका उनके पास बैठे ये देख रहे थे कि पंडित जी को कोई सामान तो नहीं चाहिए। रोहित वही खड़ा बार बार करण को फोन कर रहा था, पर वो फोन नहीं उठा रहा था। तभी पंडित जी ने काका से पूछा, पूजा कौन करने वाला है? उन्हें जल्दी बुलाइए। काका तुरंत बोले, पंडित जी छोटे साहब बस आते ही होंगे, गेस्ट हाउस से तो निकल ही चुके हैं। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी महेश की नजर करण की गाड़ी पर पड़ी और वो तुरंत बोला, वो आ गए। सब करण की गाड़ी की ओर देखने लगे। वो जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर आया तो रोहित ने उसके पास आकर पूछा, कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? फोन साइलेंट पर था मेरा। इतना कहकर करण काका की ओर बढ़ा। उसने अपने ग्लासेस और जूते दोनों उतारे और पूजा में जाकर बैठ गया। रोहित खड़ा उसे देख रहा था। वो मन ही मन बोला, करण को समझना मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? करण मेरा दोस्त है, बचपन से जानता हूँ मैं इसे, पर फिर भी क्यों मेरा दिल बार बार मुझसे यही बात कहता है कि करण और रिद्धिमा एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। कहीं ये शादी मेरी बहन और मेरे दोस्त दोनों की ही जिंदगी बर्बाद ना कर दे। रोहित यही सब सोच रहा था कि तभी करण ने उसे आवाज लगाई, पूजा में बैठने का इरादा है या फिर मैं पूजा शुरू करूं? रोहित ने तुरंत अपने जूते उतारे और करण के पास आकर बैठ गया। करण ने पूजा शुरू की तो पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। रोहित अभी भी सोच में डूबा करण को देख रहा था, पर करण का ध्यान सिर्फ पूजा पर था। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी करण से बोले, बेटा जमीन के इस हिस्से में हल्दी, कुमकुम और अक्षत से पूजा करो और नारियल फोड़ो, और फिर ये कुदाल उठाकर यहाँ पर थोड़ी सी खुदाई करो और फिर ईंट रखकर अपनी इमारत की नींव रखो। जी पंडित जी। इतना कहकर करण ने पूजा करनी शुरू की और कुदाल से खुदाई करने लगा। खुदाई करने के बाद उसने उस गड्ढे में सीमेंट और रेत का बना हुआ मिश्रण डाला और फिर उस पर एक ईंट रखी। उस ईंट पर माल रखकर वो जैसे ही दूसरी ईंट रखने लगा, तभी एक फुटबॉल उस ईंट पर आकर लग गई और ईंट गिर गई। ईंट के गिरते ही करण ने गुस्से में सामने देखा तो सामने एक 28-29 साल का लड़का खड़ा था, जिसका रंग गोरा था और चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी भी थी। उसने ब्लू जीन्स और रेड टी शर्ट पर डेनिम की जैकेट पहनी हुई थी। रोहित और बाकी सब भी उसे देखने लगे। ये क्या बदतमीजी है ऋषभ? करण ने उठकर पूछा। ऋषभ मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा और उसके पास आकर बोला, करण अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि वो जो सामने होटल नजर आ रहा है वो मेरा होटल है, और ये जानते हुए भी तुम ठीक मेरे होटल के सामने अपना होटल खड़ा करने चले आए। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। करण ने ऋषभ की फुटबॉल उठाई और गुस्से में उसकी ओर फेंकी। फुटबॉल इतनी तेजी से ऋषभ की ओर गई कि वो उसे पकड़ नहीं सका और फुटबॉल सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। ऋषभ ने गुस्से में करण की ओर देखा तो वो गुस्से में उसकी ओर बढ़ने लगा, पर तभी रोहित उसका हाथ पकड़कर बोला, करण इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है, प्लीज जाने दे। करण गुस्से में ऋषभ को घूरने लगा तो ऋषभ मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा, पर बिना कुछ कहे करीब से निकल गया। करण और रोहित ने पलटकर उसकी ओर देखा तो ऋषभ ने करण को घूरते हुए उस जगह को अपने जूते से मसल दिया जहां करण ने ईंट रखी थी। राम राम राम, इतना कहकर पंडित जी वहां से दूर हट गए। करण गुस्से में उसकी ओर बढ़ा और उसने उसके मुंह पर बहुत जोर से मुक्का मार दिया। ऋषभ जमीन पर जा गिरा। करण गुस्से में बोला, तुझे पहले भी हजारों बार ये बात समझा चुका हूँ कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत किया कर, पर तुझे शायद मेरी बात समझ नहीं आती, इसलिए बार बार पिटने के लिए मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी ऋषभ ने पलटकर करण के पेट पर लात मार दी। करण गिरता उसके पहले रोहित ने उसे पकड़ लिया। करण गुस्से में ऋषभ की ओर बढ़ा और दोनों में मारपीट होने लगी। रोहित करण को पकड़ते हुए बोला, करण क्या कर रहा है, छोड़ इसे, इसका तो पहले से ही दिमाग खराब है, पर तू तो होश से काम ले। तभी करण ने गुस्से में ऋषभ को धकेला और बोला, मेरे दिमाग की पहले से ही बैंड बजी हुई है ऋषभ, इसलिए चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ऋषभ अपनी जैकेट की कॉलर ठीक करते हुए बोला, तेरी धमकियों से डरने वालों में से नहीं है ऋषभ खुराना, समझा तू? तेरे पीछे लगे इस खुराना सरनेम की वजह से ही तू अब तक बचा हुआ है, वरना करण अपने रास्ते में आने वाले पत्थर तक को दूसरा मौका नहीं देता। आगे से अगर मेरे रास्ते में आया तो महाकाल की कसम तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। करण गुस्से में बोला।
जाने दे करण, भाई है तेरा, छोड़ दे इसे। रोहित उसे पकड़कर बोला। भाई है इसलिए ही तो अब तक जिंदा है, वरना अब तक तो मेरे हाथों 100 बार मर चुका होता। करण गुस्से में खुद को रोहित से छुड़ाकर बोला। ऋषभ ने अपने मुंह से बह रहे खून को अपनी आस्तीन से साफ किया और बोला, तू भी सिर्फ इसलिए ही जिंदा है क्योंकि तू मेरे चाचा जी का बेटा है, वरना आज यहाँ तेरी लाश पड़ी हुई होती। तेरी जान नहीं ले सकता, पर मेरे होटल के सामने मैं तुझे तेरा होटल तो किसी भी कीमत पर खड़ा नहीं करने दूंगा। करण उसके पास आया और उसकी कॉलर ठीक करते हुए बोला, पहले जाकर अपने पार्टनर से ये पता तो कर ले कि ये होटल अब तेरा है भी या नहीं। ऋषभ उसे हैरानी से देखने लगा तो करण फिर से बोला, लगता है तेरे उस पार्टनर ने तुझे कुछ बताया नहीं। तू इस होटल में सिर्फ 30% का पार्टनर था और तेरा वो हिमेश 70% का, पर उसने अपना पूरा हिस्सा कल रात ही मुझे बेच दिया है। अब इस होटल का मालिक मैं हूँ। ये सुनकर ऋषभ के जैसे होश ही उड़ गए। वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही करण फिर से बोला, तू तो मुझे बचपन से जानता है ऋषभ, अपने दुश्मनों पर मैं अपने दोस्तों से भी ज्यादा नजर रखता हूँ। मुझे ये पहले से पता था कि तू मुझे रोकने के लिए यहाँ जरूर आएगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया हूँ। रोहित और बाकी लोग चुपचाप खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। बकवास, बिल्कुल बकवास। हिमेश तुझे ये होटल कभी नहीं बेचेगा, ऋषभ गुस्से में बोला। करण के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। होटल तो उसने मुझे बेच दिया है, अब उसने ऐसा क्यों किया वो तू जाकर उससे ही पूछ। तब तक मैं भूमि पूजन कर लेता हूँ। और हाँ, अब अगर शराफत से तू यहाँ से नहीं गया तो पुलिस का इंतजाम भी मैंने पहले से ही किया हुआ है। याद है ना, पिछली बार मेरी बात ना मानने पर सीधे 3 महीने के लिए अंदर गया था। ऋषभ गुस्से में भन भनाते हुए वहां से चला गया। करण ने पलटकर उसकी ओर देखा और पंडित जी से बोला, आइए पंडित जी, एक बार फिर से मंत्र पढ़िए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। ऋषभ ने ड्राइव करते हुए गुस्से में हिमेश को फोन किया। दूसरी ओर से हिमेश कॉल रिसीव करके बोला, बोल ऋषभ, करण ने मुझसे ये कहा है कि तूने अपना 70% हिस्सा उसे बेच दिया है। ऋषभ ने पूछा। हिमेश ने जवाब दिया, हाँ, मैंने ही उसे अपना हिस्सा दिया है। उसने कीमत ही इतनी लगाई थी कि मैं ना नहीं कह सका। और वैसे भी करण खुराना को यहाँ होटल बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार उसका होटल खड़ा हो गया तो वो मुझे यहाँ टिकने नहीं देगा। इसलिए जब उसने खुद मुझे कॉल करके इतना अच्छा ऑफर दिया तो मेरे ना कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और वैसे भी तुम्हारे भाई के काम करने की स्टाइल पर तो मैं फिदा हो गया हूँ। इधर मैंने पेपर साइन किए और उधर उसने मेरे अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर दिए। तुम्हारे लिए भी बेस्ट यही होगा ऋषभ कि तुम भी अपना हिस्सा खुद उसे दे दो, वरना हम दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो तुम्हारा हिस्सा लेकर ही दम लेगा और उसके लिए वो कुछ भी करेगा, जानते हो ना। ऋषभ ने गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। वो मन ही मन बोला, मुझे तो लगा था कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करके मैंने तुझे तोड़ दिया है, पर नहीं, तूने तो खुद को बड़ी आसानी से संभाल लिया और पहले से ज्यादा मजबूती से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। पर मेरा नाम भी ऋषभ खुराना है। जब तक मैं तुझे पूरी तरह टूटा हुआ नहीं देख लेता चैन से नहीं बैठूंगा। पिछली बार तू नहीं टूटा, पर इस बार जरूर टूटेगा। इस बार तुझे संभलने का मौका तक नहीं दूंगा। ऐसा बर्बाद करूंगा तुझे कि इस जन्म में तो तू कभी संभल नहीं पाएगा, कभी नहीं। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। दूसरी ओर भूमि पूजन के बाद करण अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा तो रोहित ने उसे रोकते हुए पूछा, करण तुझे क्या जरूरत है इसी जगह अपना होटल बनाने की? इतने बड़े शहर में तुझे और कोई जगह नहीं मिली। ऋषभ के सामने ही खड़ा होना जरूरी था क्या? हाँ, बहुत जरूरी था, करण पलटकर बोला। रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोला, करण तू जानता है ना कि ऋषभ तुझे हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पागल है वो, फिर भी तूने उसके होटल में 70% की हिस्सेदारी ले ली। वो चुप नहीं बैठेगा। उसके पागलपन से डर कर मैं घर में नहीं बैठ सकता रोहित। वो जब जब मेरे रास्ते में आएगा तब तब मुझे अपने सामने खड़ा पाएगा। और सही कहा तूने, मैंने जानबूझकर ये जमीन खरीदी है और अब मैं होटल तो इसी जमीन पर बनाऊंगा। अगर ऋषभ में दम है तो मुझे रोककर दिखाए। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठने लगा और उसने रोहित से पूछा, मैं ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ, तू चलेगा? नहीं, मुझे कहीं और जाना है, रोहित ने जवाब दिया तो करण वहां से चला गया।
उसके जाते ही रोहित अपनी गाड़ी की ओर दौड़ते हुए बोला, मिस्टर रोहित व्यास, इन दोनों भाइयों के चक्कर में आप ये भूल गए हो कि आप यहाँ क्यों आए हो। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। इधर मधु और मीरा अपने सारे दोस्तों के साथ मॉल रोड पहुंची। खूबसूरत वादियों के बीच बसे बाजार को देखकर मधु की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मीरा ने उसे खुश देखकर उसकी बाह अपने दोनों हाथों से पकड़ी और आगे बढ़ते हुए पूछा, कैसी लगी है ये जगह। बहुत सुंदर, यहाँ तो कितनी सारी दुकानें हैं मीरा, मधु चारों ओर देखकर बोली। मीरा मुस्कुरा दी, हाँ, और हम यहाँ ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हाँ मीरा, आज मेरे पास भी ढेर सारे रुपये हैं। पापा ने बर्थडे पर दिए थे और मैंने ना अपनी गुल्लक से भी सारे रुपये निकाल लिए थे। आज मैं सबके लिए शॉपिंग करूंगी। तभी विनय वहां आकर बोला, तुम गर्ल्स गैंग शॉपिंग बाद में करना, पहले हम गैटी थिएटर देखेंगे, फिर टाउन हॉल, फिर काली बाड़ी मंदिर और फिर स्कैंडल पॉइंट चलेंगे। उसके बाद तुम शॉपिंग करना, वरना हमारा घूमना नहीं होगा और तुम सब सारा दिन शॉपिंग में ही लगा दोगी। करेक्ट, समीर विनय का साथ देते हुए बोला। सारी लड़कियां मुंह बनाने लगी। अब चलो, यहाँ खड़ी होकर मुंह मत बनाओ, समीर बोला। सब आगे बढ़ने लगे। मधु ने आगे बढ़ते हुए ऊपर बर्फ की पहाड़ियों को देखकर बड़ी ही मासूमियत से पूछा, हम वहां पहाड़ी पर कब जाएंगे? इसकी गाड़ी तो अभी भी पहाड़ों में ही अटकी हुई है, विनय उसे छेड़ते हुए बोला। सब फिर से हंसने लगे। सिया मधु का हाथ पकड़कर बोली, मधु, वहां भी जरूर जाएंगे, पर पहले ये सब देख लेते हैं। तुझे पता है, टाउन हॉल ठीक वैसी ही इमारत है जैसी तुझे पसंद है। तू एक बार चल तो सही, वहां तुझे बहुत सी एंटीक चीजें नजर आएगी। वो जगह तुझे सच में बहुत पसंद आएगी। मधु ने मुंह बनाते हुए सिर हिला दिया तो सब आगे बढ़े। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।